तो एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आप लोग को देके जा रहा हूं। बहुत इजी फॉर्मूला है 3C का। मेरे हिसाब से फील्ड कोई भी हो, अगर ये 3C का फॉर्मूला अपनाते हैं तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो करना, शिद्दत से करना, दिल से करना या मत करना, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में मीडियोकर्स की जरूरत नहीं है। आप सब्जी का ठेला भी लगाओ, लेकिन अगर आपका मन लगता सर उसमें भी क्रिएटिविटी है तो आप उसमें भी झंडा गाड़ दोगे। और टीवी की दुनिया में मैं धीरे धीरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनता गया। मैंने आज तक से रिटायरमेंट लिया था। मैं पहला एंकर था जिसे टीवी से निकाला नहीं गया था। मैंने खान सर को दिल्ली बुलाया अपने पॉडकास्ट में। अब आपके सामने जो है उन्हें परिचय के मोहताज नहीं है। जहां पत्रकारिता की आवाज को कई बार ये होते हैं कि हमारी मीडिया का रैंकिंग कहां जा रहा है, उसी दौरान में कई लोग स्तंभ बन के खड़े रहते हैं। तो हम लोग भी आपसे मिलवाते रहते हैं ताकि आपसे भी उम्मीद करें कि आप जिस फील्ड में जाएं आप भी आगे बढ़ते रहें और अच्छे काम को करते रहें। यहाँ पर तो आपके सामने आप सब जानते होंगे शुभांकर मिश्रा से। अब ये पटना आ रहे थे तो पटना में आए तो हम लोग की एक मुलाकात हो गई, सौभाग्य सब लोग की। तो हमने कहा कि आप लोग को भी मिलाएं यहाँ पे, और राखी की तैयारी भी है यहाँ पे, क्योंकि अब तो क्लास जो खुलेगा राखी के बाद ही खुलेगा। हाँ, तो इसलिए थोड़ा हम आज आप लोग से मिलवा दिए। कैसा लग रहा है सर क्लास? तो आप लोग बैठ गए। हाँ, पटना पहली बार आना हुआ है, बिहार पहली बार आना हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। मेरा बहुत मन था खान सर से मुलाकात करने का, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार कई कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को बड़े हल्के फुल्के अंदाज में हम समझा करते थे। मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है सर की, बाय द वे। और मम्मी की बात की है तो हमें ऐसा लगता है हम सबकी माँ एक जैसी होती है, सबको बहुत मानती है यहाँ पे। तो हम सर के आने 2 दिन पहले बात किए थे हम। हाँ। और थोड़ा सॉरी बोलेंगे उनसे, क्योंकि बाबा धाम का प्रसाद हम लोग नहीं ला पाए। एक्चुअली हम लाए थे, यहाँ लोग इतने आते हैं खा लिए, और वो हम स्पेशली आपकी मम्मी के लिए रखे थे। और बाबा धाम का अभी तो सावन चल रहा है ना, हमारे काउंटर पर रखा था। क्या है, हम कहीं यहाँ का है, हम ले ले, हम मना कैसे करें? तो हम नेक्स्ट टाइम जरूर लाएंगे। कोई नहीं, हमने खान सर को दिल्ली बुलाया अपने पॉडकास्ट में, और आई एम श्योर वहां तक प्रसाद आ जाएगा। हाँ, जरूर आ जाएगा, जरूर। बाकी आप लोगों से आप सब अच्छा कर रहे होगे। आई एम श्योर यहाँ पहुंचे हो घर वालों से दूर, कुछ घर वालों के पास, बहुत सारे सपने लेकर। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस इतना रहा कि मैं जब कॉलेज के टाइम में था और जब मैं बाद में एंकर बना, तो मेरे मन में कई बार ये सवाल आता था कि ऐसा क्या था कि जो मैं, क्योंकि आपको शायद कुछ लोग जानते होंगे, मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। तो बीटेक से जब मैं टीवी की दुनिया में आया तो मेरे करियर में सक्सेस बहुत तेज आने लगी। मैं उन कुछ जर्नलिस्ट में था जो बहुत जल्दी नाम कमाने लगे। तो फिर मेरे मन में ख्याल आया कि यार टैलेंट तो पहले भी होगा मुझ में, तो वहां पर सक्सेस उतनी तेज क्यों नहीं मिली? क्योंकि मैं अपने स्कूल में एक एवरेज लड़का था, और टीवी की दुनिया में मैं धीरे धीरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनता गया। मैंने आज तक से रिटायरमेंट लिया था। मैं पहला एंकर था जिसे टीवी से निकाला नहीं गया था, स्वेच्छा से छोड़ के गया था। तो ये थॉट आया मेरे मन में, अच्छा किए थे। हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, लेकिन सच में बहुत अच्छा किए। तो इसका रीजन क्या था? आई थिंक वो रीजन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। कोई भी काम जिंदगी में जिसमें आपको घड़ी देखने की जरूरत ना पड़े, हमेशा करियर के प्रोफेशन में उसे चुनना। सर इस सबको खाली फोन पे बतियाने में मन लगेगा, फिर उस पे ही ना घड़ी देखेगा सब, ना भूख देखेगा सब, ना प्रोफेशन बनाएगा सब उसको। आप सब्जी का ठेला भी लगाओ, लेकिन अगर आपका मन लगता सर उसमें भी क्रिएटिविटी है तो आप उसमें भी झंडा गाड़ दोगे। लेकिन कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको बार बार घड़ी देखना पड़े, जैसे कई बार मैं सर से बात कर रहा था कि ऐसे कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाई करते थे और मैं पीछे आके बैठ जाया करता था, और फिर 2-3 साल हम घर पे सिर्फ कहते थे कि तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहा है लड़का? तैयारी कर रहा है। और फिर तैयारी का रिजल्ट आता था, कई बार संकोच करते थे और बड़ी सारी परेशानियां हुई। या एग्जाम होते थे, अक्सर पूछते थे कि भाई तुमसे क्या पूछा सर ने? टीवी में यह सवाल कभी नहीं आया। उसका रीजन यह होता है कि जब आप अपने पसंद की चीज को करते हो तो आपको किसी को पुश नहीं करना पड़ता, किसी को आपको उठाना नहीं पड़ता, किसी को आपको पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ता, वो काम करने के लिए कहना नहीं पड़ता। और जब आपका एवरेज दिन होगा, क्योंकि आप हर दिन अपना बेस्ट नहीं दे सकते हो, लेकिन आपका एवरेज भी आपके चॉइस ऑफ फील्ड पे किसी और के बेस्ट से बेहतर हो जाता है। इसलिए अपने करियर में आप क्या करते हो वो आपका फैसला है। मैं सर के
कोचिंग बिल्कुल बंद करवाने या कम करवाने के लिए नहीं हूं लेकिन जो करना शिद्दत से करना, दिल से करना या मत करना, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में मीडियोकर्स की जरूरत नहीं है। और जितनी मेहनत करनी है वो अभी करना, क्योंकि अगर आपको आपके सपनों को पूरा करना है तो बाकी लोगों से थोड़ी ज्यादा मेहनत एक उम्र में करनी होगी। जो 11th-12th में करता है उसको टॉप कॉलेज मिल जाता है, जो कॉलेज में करता है उसको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है, उसके बाद जिंदगी एक अवसर और देती तैयारी करने का। जो तीनों में नहीं करता है वो ताउम्र मेहनत करता रहता है। तो ये आपको डिसाइड करना कि बाकी लोगों से 5 साल एक बार में ज्यादा मेहनत करके जिंदगी संवार ले या पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे। वो आपके अपने सपने हैं। बाकी एक शेर मैं कहना चाहूंगा, मैं हमेशा इस शेर से बड़ा इंस्पायर रहता हूं कि जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। और ये मेरी फेवरेट लाइन है कि वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी ना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी ना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। एक छोटा सा चीटा जाके पहाड़ के ऊपर घर करे, क्या ये लड़के अपने ख्वाबों को मुकम्मल ना कर सके। तो आई थिंक मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस। राखी भी आ रही उसकी, इंडिपेंडेंस डे गया उसकी। बस ये है जाते जाते कि लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो। लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो। ये दुनिया चाहे ना चाहे एक रोज तुम्हें अपने सराखों पर बिठाएगी, लेकिन शर्त यही है, लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो। थैंक यू सो मच एवरीवन। बिहार कैसा लगा? बिहार आप अगर 2 महीना रुक जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे। देखिए, बिहारियों में एक बड़ी अच्छी चीज है। मैं कल प्रशांत किशोर जी का इंटरव्यू ले रहा था और बड़ी देर तक हमारी चर्चा चली। अभी आने वाले टाइम में इलेक्शन भी आएगा, कई महीने में यहाँ रहेंगे। हाँ, वो अभी काफी वर्क कर रहे हैं इलेक्शन पे, बड़ा तेजी से नए विचारों को रख रहे हैं लोगों को लाने। अरे बहुत कठिन कठिन सवाल पूछे हमने, आप लोग को मजा आएगा। आप लोग इंटरव्यू जरूर देखिएगा। हाँ, नहीं, पॉलिटिकल इंटरव्यू जरूर देखिएगा। अक्सर नेता लोग डरते बहुत है, चाहे इधर के हो या उधर के। आप उनसे अगर कहिए कि इंटरव्यू करना है तो पहला सवाल पूछने क्या वाले हो। और ये केवल सरकार वाले नहीं, उधर वाले भी पूछते हैं कि आप पूछने क्या वाले हो। अक्सर इंटरव्यू वो अपने पसंद के लोगों को देते हैं, दोनों साइड के। बट मुझे खुशी होती है जब ऐसे लोग मिलते हैं मुझे जो आपसे ये नहीं पूछते क्या पूछने वाले हो, और फिर आप चढ़कर पूछते हो और फिर उससे जवाब आता है। तो मुझे लगता है कल एक ऐसा इंटरव्यू हमने किया, और बहुत तकरीबन 2-2.25 घंटे का इंटरव्यू था। बिहार पर फोकस था। बहुत सारे मेरे मन में सवाल थे कि कैसे, क्यों, क्या केवल हवाबाजी है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग को मजा आएगा। बाकी वो आपका निर्णय कैसे उसे आप देखते हो। बट मेरे हिसाब से एक बढ़िया इंटरव्यू कल हमने किया है, और मुझे लगता है कि वो क्योंकि अभी चर्चा में है, लोग उनसे उम्मीद भी करें तो देखने में उनके नजरिए को लेकर काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन बिहार को उनको लेकर मैंने एक बात कही थी कि बिहारी बड़े पैशनेट होते हैं। मेरे दफ्तर में भी कई सारे लोग हैं जो बिहार से हैं, और वो बड़े पैशनेट होते हैं और दिल से होते हैं। अगर दिल में उनके आप एक बार घर कर गए तो वो आपके लिए सब लुटाने को तैयार होते हैं। हम लोग लुटाइए के तो चौपट हुए हैं ना, बचा क्या है हम लोग। लेकिन फिर भी है यहाँ पे, और कहते हैं ना कि आपके ऑफिस में बिहारी हैं यहाँ पे। हम आपको बताते हैं ना कि यदि चांद पे भी ऑफिस बनेगा ना तो उसमें एक तो बिहारी पक्का रहेगा। नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि बिहार का टैलेंट जो है वो बिहार में भी काम आए। हाँ बिल्कुल, ये माइग्रेशन दुनिया में काम कर रहा है। बिहार का टैलेंट बिहार में भी आना चाहिए, और उससे बिहार का बड़ा भला होगा। तो आप में से लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके सपने पूरे होंगे। लेकिन जब आपके सपने पूरे हो तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि आपके शहर के, आपके गांव के कुछ लोगों के सपने आप भी पूरे करवाइएगा, क्योंकि समाज तभी बदलेगा। अगर आप में से किसी के जहन में कोई सवाल आप पूछ सकते हो मुझसे, क्योंकि कई बार ऐसे मौके रोज नहीं मिलते हैं। देखिए, खान सर रक्षाबंधन मनाने वाले हैं बड़े पैमाने पे, तो मुझे लगता है कि राखी के साथ आपकी कविता भी शायद वो ले लेंगे। पोयम ले लेंगे हम वहां पे आपको। आप पोयम लिख के लाइए कुछ। सर से कोई सवाल पूछना है पूछिए, हमको पोयम आप पोयम मेरे पे लिखी है। हाँ जी, सर से कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। पोयम राखी के दिन सुना दीजिएगा, ठीक है? राखी आपका 2 दिन बचा हुआ है यहाँ पे बस। हाँ, यहाँ पे उस दिन पोयम आप सुना दीजिए।
मैम किसी से पैसा नहीं लेते ना, इसलिए। हाँ, लाइव वालों के लिए हम सवाल दोहरा देते हैं कि लड़की का क्वेश्चन था कि सर आप इतने फेमस हैं, इतने आगे जा चुके हैं, फिर भी आप किसी से सवाल पूछते हैं तो डरते क्यों नहीं है? तो सर का जवाब था कि पैसे किसी से नहीं लेते आप। देखो, जब आप किसी से कुछ लेते हो तो आपकी जवाबदेही उसकी तरफ होती है। जब हमने टीवी भी छोड़ी थी तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा था कितना पैसा चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अपना काम तुम अच्छा करोगे, हम करेंगे। लेकिन हम उस देश में रहते हैं जहां कोई आपको एक कप चाय पिलाता है तो अगली बार उम्मीद करता है कि आप भी पिलाओगे उससे। और कोई अगर आप पे 10 रुपया खर्चा कर रहा है तो आपसे 100-200 की उम्मीद कर रहा है। तो मुझे लगा कि वो रोज की जवाबदेही मुश्किल होती है। और आजादी, जब टीवी छोड़ के निकले तो थोड़ा आजाद रहने का मन था। कई बार वो कम खाओ लेकिन सुकून की नींद आती है। तो क्रांति नहीं करनी थी, लेकिन यह था कि स्वतंत्रता प्यारी थी, जवाबदेही मुझे नहीं चाहिए थी। एंड आई थिंक वही गॉड ब्लेसिंग की चीजें अच्छी चल रही हैं। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? कितने लोग को अपने आप पे भरोसा है कि इस बार मामला निकल जाएगा? कई सारे हाथ इसमें भी नहीं उठे। कई बार ये स्टूडेंट्स की एक और भी समस्या होती है जो हम लोग नहीं फेस कर पाते हैं। एक गार्जियन इन लोग को ऐसा टाइम देता है जैसे लगता है कोई फल तोड़ के लाना है, कब होगा। खास करके लड़कियों से 4-6 महीना भेजेंगे, कहेंगे अभी तक नहीं हुआ। एक ये समस्या। दूसरा, बिहार की यूनिवर्सिटीज ने इन्हें बर्बाद कर दिया। 6 साल में ग्रेजुएशन करके देते हैं। अब अगर इनका ये पीसीएस का बैच है, बिहार पीसीएस जिसे भी हम लोग या नॉर्मली बीपीएससी बोलते हैं, जैसे यूपी पीसीएस, अगर इनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जो केवल इसलिए फॉर्म नहीं भर पाते हैं कि उन्होंने 4 साल हो गया ग्रेजुएशन में करते, अभी सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है, तो 4 साल हो गया सेकेंड ईयर नहीं हुआ है यहाँ पे। एक ये। दूसरा, कुछ बेईमान लोग चंद पैसों की वजह से कई बार पेपर लीक कर देते हैं और इनका सपना टूटने लगता है। हम तो कहते हैं कोई ऐसा डिवाइस लगाए नार्को टेस्ट टाइप का उगलवा ले, उसके बाद फिर गायब कर दे। कुछ की हिम्मत टूटने लगता है उससे। अच्छा, हम लोगों को भी बड़ा बुरा लगता है, चाहे जो भी हो। अब सर हमारे दिल्ली से आए घर छोड़ के यहाँ पे ताकि पढ़ाने के लिए, तो सर उतना दूर आप हैं। तो अब यहाँ पे ना ऐसा होता था कि पहले जो अमीर बच्चे थे वो दिल्ली जाके पढ़ाई करते थे। अब सबको दिल्ली तो नहीं भेज सकते थे, हम दिल्ली के जितने बेस्ट टीचर थे उनको यहाँ ले आ दिए यहाँ पर। तो ये लोग भी अपना घर द्वार सब छोड़ के यहाँ के पढ़ाते हैं। और जब पेपर लीक हो जाता है ना, तो कई बार सर लोग हमें कॉल करते हैं कि सर बिहार में क्या हो रहा है। उस समय हमको जवाब देने के लिए कुछ रहता ही नहीं, हम बोले क्या बोले, अजीब सा हो जाता है। मतलब समझ में नहीं आता गुस्सा कहाँ निकाला जाए यहाँ पर। और एक सीधा सा जवाब आता है, हम इसकी जांच कर रहे हैं। अरे जांच कर रहे हैं, इनको जांच नहीं पूरा होता है यहाँ पे। अब तो समझते ही इन लोग को जांच कर रहे हैं। तो बस ये एक तो तकलीफ लग। अच्छा, ये केवल समस्या बिहार की नहीं है, ये यूपी की भी है, राजस्थान की, एक बड़े लेवल की पैन इंडिया समस्या बन चुकी है यहाँ पर। हमने सही बात है, कोई ना कोई तो करता ही होगा यहाँ पे। अब होता है यहाँ पे गांव में ना, ये धर्रा बन गया है कि पैसा से नौकरी मिल रही है। क्षणिक फायदा सबको चाहिए होता है। जो मेहनत नहीं कर रहा हो, पैसा दिखा रहा है, किसी को नेता बन के लूटना है, वो कई बातें, मतलब मैं सहमत हूं इस बात से कि अगर आप जात देख के वोट देंगे तो जाहिर सी बात है जो नेता आएगा वो आपको पैसा दे के आपका वोट ले रहा है, तो पैसा कहां से लाएगा? जात के साथ साथ भात भी देख रहा है। हाँ, मतलब जात भात जो भी आ रहा है, 5 किलो 6 किलो नहीं, वो तो कई सारी चीजें हो गई। लेकिन जब आप आदमी की जगह जाति, और ये बहुत सच्चाई भी है, मैं जैसे आप में से इतने लोग बैठे हो, मैं दावे से कह सकता हूं कि 70% लोगों का नाम सुन के बता सकता हूं आप किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हो। ये तो 60 से 70% लोगों के बारे में, 30% वो होते हैं जिनमें 5-10% रेयर एग्जेम्पशन होते हैं। बाकी आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से या तो डायरेक्ट जुड़े हुए या बेनिफिट ले रहे हैं, तो आप अपने कास्ट के अलावा वोट देते हैं, वरना सबका तय होता है। मेरे परिवार से लेकर आप सबका एक कह सकते हो। तो आई थिंक ये एक परसेप्शन तोड़ना बहुत जरूरी है। नहीं तोड़ोगे तो फिर नेता को पैसा चाहिए। अब नेता की फंडिंग भी तो कोई कर रहा है ना, इलेक्शन में खर्चा कर रहा है, गाड़ी चलवा रहा है, हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहा है, कोई पैसा दे रहा है, तो पैसा वो रिटर्न भी तो चाहिए होगा। तो रिटर्न अपने घर से तो देगा नहीं, तो कहां से लाएगा? ऐसे ही कुछ ना कुछ कांड होंगे, कभी घोटाला होगा, कभी आपके पेपर लीक होंगे, कभी कुछ होगा। तो आई थिंक वो भी एक बड़ी समस्या है, बट वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है कि हम अपना सक्सेस कैसे पाए। तो एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आप लोग को देके जा रहा हूं, बहुत इजी फॉर्मूला है 3C का। मेरे हिसाब से फील्ड कोई भी हो, अगर ये 3C का फॉर्मूला आप अपनाते हैं तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब 3C में क्या है? पहला, कॉन्फिडेंस, जिसलिए मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप में से कितने लोग को लगता है कि इस साल निकल जाएगा मामला। तो
तो सबसे पहला तो आपको आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं कर लूंगा। जैसे खान सर से मैंने बात की तो सर ने कहा कि पहले मैं ट्यूशन पढ़ाता था, बट ही वॉज हैविंग कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूंगा, एंड आई एम श्योर इनके सपने आगे भी होंगे कि ये भी कर लूंगा। तो पहले आधी लड़ाई तो इस यहां से होती है कि आपको भरोसा है कि भाई अगले साल रिजल्ट जब आएगा तो मैं देखने जाऊंगा, मेरा नाम है। अगर मैं नीचे से देखना शुरू कर रहा हूं, मुझे डर है, तो आधा तो आप वहीं खत्म हो गए। तो फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस, सेकेंड क्लैरिटी कि अब ये तो है कि हम कर लेंगे गुरु, अब करेंगे कैसे? तो करने का तरीका सर है, वो अलग अलग फील्ड के अलग अलग है, वो आप अपने सीनियर समझ सकते हो किस फील्ड में आप क्या कर रहे हो। बट फर्स्ट शुड बी कॉन्फिडेंस, सेकेंड शुड बी क्लैरिटी कैसे किया जाएगा, एंड द लास्ट शुड बी कंसिस्टेंसी। वो शाहरुख खान ने कहा था ना कि आपकी तबीयत खराब होगी, गर्लफ्रेंड नाराज होगी, बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाएगा, बीच में ब्रेकअप हो जाएगा, कभी घर में पैसों की समस्या होगी, कभी रोड पे बारिश होगी, कभी ऑफिस आने का मन नहीं करेगा, बहुत सारे इश्यूज होंगे, लेकिन उन सब के बीच में रोज आपको कंसिस्टेंसी रखना है उस पीरियड में कि सपना पूरा हो। सो अगर आप में कॉन्फिडेंस है, उसके साथ क्लैरिटी है, और विथ क्लैरिटी यू हैव कंसिस्टेंसी, कर ली दुनिया मुट्ठी में। एक और बताते हैं, जैसे हम ट्यूशन शुरू किए थे, आज टीचिंग बन गए यहाँ पे। आज कोई भी ऐसा गरीब विद्यार्थी भारत के किसी कोना पे वो ये नहीं कह सकता है खान सर के रहते मेरी पढ़ाई रुक सकती है, चाहे जिस फील्ड की पढ़ाई करे। इसीलिए नीट जेईई में भी हम लोग स्टार्ट किए कि उसमें पे। और एक और बात बताते हैं, आने वाले, अभी तो ये छोटा लक्ष्य नहीं है, बड़ा लंबा लक्ष्य है, लेकिन कुछ समय ऐसा होगा कि दहेज लेने से लोग को डर लगेगा, और हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। और आप लोग का धीरे धीरे थोड़ा साथ चाहिए, धीरे धीरे थोड़ा वर्क कर, अचानक नहीं जाना चाहिए, वरना मतलब किसी आग में हाथ डालने से पहले देखना चाहिए कितना गर्म है, उसी हिसाब से हटना चाहिए। तो एक ये भी समझता कि वो दहेज का पैसा आपकी पढ़ाई पे खर्च हो सके, और जिस दिन आप लोग पढ़ लिखिएगा उस दिन सबसे ज्यादा फायदा इस देश को होगा, क्योंकि एक पक्षी कभी अपने एक पंख से नहीं उड़ सकता है। हम पुरुषों को लगता था कि आज हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, आज तक ट्राई कर रहे हैं लोग 70 साल से। एक बार आप लोग का भी साथ मिल जाएगा, सब आगे बढ़ेंगे। बाकी आप सब लोग को अच्छा लगा होगा। जैसे सर अपने फील्ड में एकदम बेस्ट किए, आप लोग भी अपने अपने फील्ड में जाइएगा, बेस्ट कीजिएगा, ठीक है? चलिए, आप सब लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू सो मच एवरीवन, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक।